जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि वेलकम टू NMMS चैंपियंस। इट्स मीन हम किसकी तैयारी करने वाले हैं बच्चों? हम तैयारी करने वाले हैं आने वाला एग्जाम जो कि स्कॉलरशिप बेस्ड होता है। हर स्टेट में इसके फॉर्म्स निकलते हैं जिसके लिए 7th यानी कि 8th क्लास के बच्चे हैं जो अप्लाई करते हैं, जो इसकी तैयारी करेंगे उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा ही यूजफुल होने वाला है। तो इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपके मैथ, साइंस, हिस्ट्री एंड रीजनिंग इन सभी सब्जेक्ट्स की क्या होगी, तैयारी करवाई जाएगी जो कि एनएमएमएस की जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। ओके, इतना क्लियर है आपको? देखते हैं हम कि इसमें कौन कौन से कंटेंट जो है आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। और ये सब जो सब्जेक्ट है बच्चों, जो आपके क्वेश्चंस आएंगे इसके एग्जाम में, इसके अलग अलग फैकल्टी जो है आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे और आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। तो हम देखते हैं आगे। जैसे कि हमारा टैगलाइन है ज्ञान से सफलता। इट्स मीन ये जो वीडियो होगा, जो भी आपके इस चैनल पे जो भी वीडियो मिलेंगी, जो भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, उससे आपको क्या होगा, ज्ञान मिलेगा, जो कि जिस ज्ञान का यूज आप क्या करोगे, अपने एग्जाम्स में करोगे और उससे आपको सफलता मिलेगी। क्लियर? तो हम देखते हैं कंसाइज कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट जो हम इस चैनल के थ्रू आपको मिलेगा, इससे है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनएमएमएस की तैयारी के लिए, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इस चैनल्स पे मिलेगा। लाइव पीवाईक्यूज डिस्कशंस होंगे। ओके, जो किस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्कॉलरशिप एग्जाम में, एनएमएमएस की एग्जाम में, उस तरह के जो है आपके लाइव जो है डिस्कशन कराए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। देन शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी अपलोडेड होगी, देन वीकली डाउट सेशन भी होगा, देन कंप्लीट रिवीजन का प्रैक्टिस ऑफ 7 और 8 स्टैंडर्ड, 7 और 8 स्टैंडर्ड की जो भी प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा। ओके, देन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एनएमएमएस की जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगे, अलग अलग स्टेट की जो फॉर्म फिलिंग होगी, वो सारी चीजें जो हैं आपको इस चैनल के माध्यम से इजीली मिल जाएगा। क्लियर? एंड ऑल एट वन प्लेस, यानी कि इसी चैनल के माध्यम से ये सारी चीजें जो है, ये सारे बेनिफिट जो है आपको इजीली मिल जाएगा। क्लियर? तो चलो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं जो है क्या करवाने वाली हूँ, सोशल साइंस का जो भी प्रैक्टिस सेट्स होंगे, जितने भी लाइव सेशन होंगे, वो मैं करूंगी। ओके, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनएमएमएस की जो तैयारी है उसमें पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम, सॉरी यहाँ पे सिविक्स होगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है ऑन इक्वालिटी। सिविक्स का चैप्टर है ये। क्लियर? 7th क्लास का है। इसी की तरह हम धीरे धीरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं 7th और 8th एसएसटी यानी सोशल साइंस के सारे कॉन्सेप्ट हम जो है इसी चैनल के माध्यम से आपको दिलवाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट चैप्टर का नेम है आपका ऑन इक्वालिटी। अच्छा बच्चों, इक्वालिटी क्या होता है? थोड़ा सोचो। जैसे कि आप कौन सी कंट्री में रह रहे हो, ये सभी को पता होगा 6th क्लास से, जो भी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा होगा। जो हमारा इंडिया है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ क्या होते हैं, लोगों के पास राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं। उन्हीं अधिकारों में से एक क्या है, इक्वालिटी है, यानी कि समानता। और ये समानता है बच्चों, समानता का मतलब होता क्या है? समान यानी कि हर एक व्यक्ति क्या है, समान है। समान तो है, लेकिन किसके लिए समान है? तो किसके लिए समान है? कोई भी जो गवर्नमेंट होती है, किसी देश को चलाती है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे जो नेता होते हैं, जो भी क्या होते हैं, जो सरकार चलाते हैं, वो क्या होते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं। क्लियर? इतना तो सबको पता होगा। और जो लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं वो किसके लिए काम करेंगे? लोगों के लिए करेंगे। तो लोगों के लिए जब वो काम करेंगे तो उनकी नजर में क्या होना चाहिए, सभी लोग क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, समान होने चाहिए। दैट क्लियर? देन मैंने बोला था किसके समरूप जो है सभी लोग इक्वल होने चाहिए। तो क्या चीज जो है किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है कानून, कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, उनकी कानून कैसे है। वो जो कानून है सभी लोगों के लिए समान है या फिर किसी को प्रिविलेज दिया गया है, ऐसे देखा जाता है ना। तो इसीलिए जब कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होता है तो वहाँ पे इक्वालिटी जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है।
अगर वहां पे इक्वालिटी नहीं है तो दैट्स मीन वहां क्या नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, यानी कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में और वहां पे जितनी भी राइट्स है, मेन राइट किसके बारे में पढ़ेंगे, इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इसमें क्या करेंगे, हम क्विक रिवीजन करेंगे जिसके थ्रू जो है आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा, और जो एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे एनएमएमएस में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। क्लियर? कोई घबराने की बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, सब जो चीज जो है हम इजीली अच्छी तरीके से समझ के करेंगे ताकि जो क्वेश्चन जो है वो आपके बुक में से ही आएगा, आपके सिलेबस में से ही आएगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि कैसे जो है कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसका आंसर कैसे होता है, कैसे ट्रिकी क्वेश्चन होता है उसका आंसर कितना इजी होता है, तो वो सब चीजें हम इस चैनल के थ्रू इजीली हम समझ सकते हैं। क्लियर? तो देखते हैं इस चैप्टर में, चैप्टर का ओवरव्यू, क्विक रिवीजन करना है हमें इसका। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम, इक्वालिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी, यानी कि जो समानता है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में, हमारे भारतीय लोकतंत्र में, वो कैसी है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, यानी कि अदर डेमोक्रेसी जो कंट्रीज है बच्चों, वहां पे कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी जो है इश्यूज आते हैं इक्वालिटी को लेकर, वो भी हम पढ़ेंगे। देन हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि एक लोकतंत्र में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू। तो बिना देरी किए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जैसे मैंने बताया, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। जैसे कि मैंने इमेज कर लिया है, एवरीवन इज इक्वल, यानी कि हर एक व्यक्ति क्या है, समान है। देखो हर तरह के जो व्यक्ति हैं उसमें कुछ रिलीजन अलग है, किसी का कुछ अलग है, कोई मेल है, कोई फीमेल है ना, कोई डिसेबल है, कोई फिट है, क्या है, ये सारे, चाहे वो कोई भी हो, मेल फीमेल, उसका रिलीजन कोई भी हो, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हो, चाहे डिसेबल हो, गॉड गिफ्टेड हो, वो सारे जो हैं सभी लोग क्या हैं, इक्वल है। इट इज द इक्वालिटी। ओके, तो हम क्या बोलेंगे इसे, इक्वालिटी बोलेंगे, यानी कि समानता बोलेंगे। तो फर्स्ट है इन द इंडियन डेमोक्रेसी, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन, जो हमारा भारतीय संविधान है बच्चों, क्या है, भारतीय संविधान पर्सन एज इक्वल, क्या देखता है, हमारा भारतीय संविधान देखता है हर एक व्यक्ति को क्या देखता है, इक्वल देखता है, यानी समान देखता है, समान रूप से उसको क्या करता है, राइट्स देता है। दिस मीन्स, इसका क्या अर्थ है, दैट एवरी इंडिविजुअल, यानी कि हर एक व्यक्ति इन द कंट्री, हमारे कंट्री में, हमारे देश में, इंक्लूडिंग मेल फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, religion and tribes, educational, economics background are recognized as equal. Okay? चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, okay? और चाहे उसकी पोस्ट कुछ भी हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे उसकी कास्ट कुछ भी हो, या फिर उसका धर्म कोई भी हो, और उसकी एजुकेशन जो है, उसका इकोनॉमिक सिस्टम जो है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे अच्छा व्यक्ति है ना, नॉर्मल वे में है, वो सब क्या है बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे व्यक्ति, सभी तरह के लोग क्या है, इक्वल माने जाते हैं, यानी समान रूप से उनको भारतीय होने का, यानी कि इंडियन सिटीजन का उन्हें क्या देते हैं, हम राइट देते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया कि इक्वालिटी क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी कि सभी पर्सन जो है वो इक्वल है। देन है इक्वालिटी प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में बच्चों क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं इक्वालिटी को लेकर, हम वो देखते हैं। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष जो भी व्यक्ति है वो क्या है, बिल्कुल समान है। ठीक है, कोई भी भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बात कही गई है। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, क्या एक्चुअल में ऐसा है? अब आप अपने आसपास देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो क्या ऐसा है कि मतलब पूरी तरह से कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है? कोई भी कंट्री, अगर कोई कंट्री बोलता है, दावा करता है कि हाँ मैं डेमोक्रेटिक हूँ,
मेरे यहाँ लोकतंत्र है। तो क्या सचमुच में इन रियलिटी क्या वहाँ पर सचमुच में है वहाँ पे डेमोक्रेसी, यहाँ पे सचमुच में क्या वहाँ पे लोकतंत्र है, सभी लोग समान माने जाते हैं, ये जरूर सोचना। ठीक है, देन देखते हैं, फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन बेसिस ऑफ देयर रीजन, यानी रीजन, रेस, कास्ट, प्लेस और वेदर दे आर मेल और फीमेल। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दावा किया गया है, कोई भी पर्सन से हम डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। किस बेसिस पर? उनके रीजन, रेस, कास्ट, प्लेस और चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके, किसी भी तरह का क्या नहीं है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। That every person has access to all public places including playground, hotel and shops। यहीं पे होगा ये, यानी कि कोई भी जो हर पर्सन जो है एक्सीडेंशियल यूज कर सकता है, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं जो सभी लोगों के लिए क्या होता है अलाउेबल होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सभी तरह का यूज कर सकते हैं। वो कहीं भी प्लेग्राउंड में जा सकते हैं, किसी भी होटल में, शॉप में जा सकते हैं। ठीक है, देन है अनटचेबिलिटी हैज बीन ऑब्लाइज्ड, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है, जो हमारे पहले समाज में चला आ रहा था, छुआछूत, ये जो चीजें थी वो क्या है, हमारे गवर्नमेंट ने यानी कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी कंट्री ने क्या किया है, इसको मना ही किया है। ठीक है, यानी कि छुआछूत जैसी जो परंपराएं थी उनको हटा दी गई है, जिसके माध्यम से हम क्या लेकर आए हैं अपनी कंट्री में, इक्वालिटी लेकर आए हैं। क्लियर? नेक्स्ट है द टू वे, दो तरीके से इन which the government has used to implement the equality that is guaranteed in constitution। दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीजों को, इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी अधिकार को इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे? पहले क्या करते हैं, फर्स्ट थ्रू लॉ, यानी कानून की तरह हम क्या करते हैं, उसे कानून बनाते हैं। कोई भी अगर हमें चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, कोई भी लागू चीजें करनी है, तो क्या करते हैं, पहले हम उसे क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट थ्रू लॉ, फिर सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम। फिर जब हम कानून बना लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है किसके थ्रू लॉन्च करती है, एक प्रोग्राम के थ्रू लोगों के सामने लेकर आती है। तो सेकंड प्रोग्राम और स्कीम, कोई भी स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटी, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, ओके, जो भी डिसएडवांटेज कम्युनिटी है उनके लिए हम क्या लेकर आते हैं, प्रोग्राम लेकर आते हैं, स्कीम्स लेकर आते हैं, ताकि जो है उनके लिए क्या कर सके, हम अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जा सके गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो इक्वालिटी लाने के लिए दो चीजें इंप्लीमेंट होती है कोई भी, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, लॉ बनाती है, देन स्कीम और प्रोग्राम के थ्रू जो है लोगों के सामने लेकर आती है, ताकि जो कम्युनिटी है, जो पिछड़ी हुई कम्युनिटी है, उनको क्या हो सके, फायदा हो सके, और उनको इक्वालिटी के थ्रू जो है सभी लोगों के समान रूप से उनको परिचित करा सके और समान रूप से उनको समानता दी जा सके। ठीक है, देन अच्छा एक इमेज है इसमें, ये इमेज कौन सी है, सभी बच्चों को पता होगी, क्या है ये, मिड डे मील। मिड डे मील की क्या है बच्चे, ये इमेज है। मिड डे मील जो है हर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वहां पे एलिमेंट्री जो बच्चे होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, वहां पे क्या है, ये हर तरह से क्या होता है, लागू करवाया गया है। मिड डे मील से बोलते हैं, ओके, दोपहर का जो खाना होता है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है स्कूल में। क्लियर? ये क्यों लाया गया, कहां से पहले इंप्लीमेंट हुआ, ये सब चीजें हमारे चैप्टर में बताई गई है। इसके थ्रू जो है इक्वालिटी लेकर आई गई, कैसे लेकर आई गई ये देखते हैं। वन ऑफ दिस स्टेप, जैसे स्कीम बनाती है गवर्नमेंट, तो जो ये भी क्या है, एक तरह का स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, वो कहाँ किया था वो देखते हैं। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम, यानी कि कौन सा एक स्कीम लेकर आए हैं, ये मिड डे मील स्कीम लेकर आए हैं। दिस बिकॉज द प्रोग्राम introduces in all government, यानी कि all government elementary school to provide children cooked lunch, यानी कि पका पकाया जो खाना होता है, बना हुआ खाना जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कराया जाए। कौन से स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल, यानी छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है बच्चों, उस स्कूल में जो है बच्चों को क्या दिया जाए, कुक्ड लंच दिया जाए, ताकि वो
क्या कर सकती है, वो भी इक्वालिटी लाया जा सकती है। कैसे इक्वालिटी लाया गया है, कौन कौन से पॉजिटिव इफेक्ट पड़े हैं, वो आगे हम स्लाइड में देखते हैं। तो फर्स्टली क्या है बच्चों, जो मिड डे मील जो स्कीम है सबसे पहले कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इंट्रोड्यूस देयर स्कीम and in 2001 the Supreme Court 2001 में जब तमिलनाडु में देखा गया कि इसके इफेक्ट जो है काफी पॉजिटिव आए हैं, देन जो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, इसको जो है क्या आदेश दिया कि हर तरह के हर जो जितने भी स्टेट है हमारे इंडिया में वहां पर क्या किया जाए, इसे कंपलसरी किया जाए, हर एलिमेंट्री स्कूल में इसको लागू करवाया जाए। ठीक है, Supreme Court asked all state government to begin program in their school within 6 months, यानी कि 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर हर तरह के जितने भी स्टेट जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें क्या कराया जाए, हमें ये मिड डे मील जो स्कीम है वो वहाँ पे लॉन्च किया जाए, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, कुछ मैंने बहुत सारे जो है पॉजिटिव इफेक्ट आए हैं इसके, देखते हैं। मोर प्योर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। देखो बच्चों, कुछ जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, है ना, वो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों उनके पास खाने पीने के सामान नहीं होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल से उनके पेरेंट्स जो है उनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं, जिस कारण क्या है इस थ्रू से भी और इस वजह से भी पेरेंट क्या था पहले के, वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। उनका मानना था कि अगर स्कूल जाएंगे तो हमारे काम में हेल्प कौन कराएगा, छोटे छोटे बहुत छोटे बच्चे हुआ करते तो उनकी हेल्प कौन आएगा, उनका देखेगा कौन, हम घर से काम पे चले जाएंगे। तो इस थ्रू को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये स्कीम लॉन्च की, जिससे जो है जितने भी गरीब बच्चे हैं वो उन्होंने अब क्या कर दिया, बिगिन एनरोलिंग, यानी कि उन्होंने एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उनका भी मानना है कि पढ़ाई लिखाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेकिन उनका क्या था कि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको लंच भी बनाना देना पड़ेगा, है ना, इसके लिए क्या है उनको और भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी वजह से जो है बच्चों को वो ज्यादा एनरोल नहीं करते थे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिसके कारण है जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने इतना सोचा, देन उन्होंने क्या किया, ये स्कीम जो है पूरे स्टेट लेवल पे लागू करवाया। देन क्या हुआ, हमने क्या देखा, इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, पहला कि जितने भी बहुत सारे जो पुअर चिल्ड्रन से हमने क्या स्टार्ट किया, एडमिशन लेना स्टार्ट किया, और रेगुलर बेस पे उन्होंने स्कूल जो है अटेंड करना स्टार्ट कर दिया। देन क्या है, टीचर्स जो है रिपोर्ट करती थी पहले कि बच्चे आते नहीं है, है ना, आते हैं तो लंच के टाइम में जब वो घर जाते हैं लंच करने के लिए, फिर वापस नहीं आते हैं, रिटर्न नहीं आते हैं, लंच करने के बाद वो छुट्टी कर लेते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं, ये कंप्लेंट थी टीचर्स की। देन इस वजह से जो है ये भी स्कीम लॉन्च किया गया हर स्टेट में, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट दिखे। क्या दिखा, नाउ विद द मिड डे मील के कारण जो है बिगिन प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज इंप्रूव्ड। और क्या हुआ, जब मिड डे मील मिलना स्टार्ट हुआ तो जो बच्चे हैं वो घर नहीं जाते थे लंच के लिए, अब उन्हें लंच क्या है स्कूल में मिलने लगा, जिसके कारण वो घर नहीं जाते थे, जिसके कारण उनका जो अटेंडेंस है बच्चों वो इंप्रूव हुआ। ठीक है, दो पॉजिटिव इफेक्ट दिखा हमें। देन है their mother who earlier had to interrupt their work to feed their children, जो भी मदर है जो वर्किंग वुमेन थी, वो क्या करती, इंटरप्ट के जो काम में बाधा आती थी, उनको बच्चों को खाना भी खिलाना पड़ता था, जिससे जान जाए उनको काम पे वो उतना हमको फोकस नहीं कर पाती, जिसके कारण जो है एट होम ड्यूरिंग डे के टाइम नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। लेकिन जब मिड डे मील मिलना स्टार्ट हुआ स्कूल में, इसके कारण जो भी इनकी मदर्स की जो भी प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई, वो भी सॉल्व हो गई। क्लियर, मिड डे मील स्कीम के थ्रू। देन दिस प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट prejudices and because children of all caste in the school। देखो पहले क्या था, जैसे मैंने बताया कि अनटचेबिलिटी थी, जिसके कारण जो है कोई भी अदर कास्ट के लोग जो है एक दूसरे में नहीं छूते थे, ना खाते पीते थे। लेकिन इस मिड डे मील स्कीम के थ्रू जो है ये कास्ट सिस्टम है वो भी क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, और जो है हर तरह के जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं, हर तरह के बच्चे जो हैं साथ में क्या करने लगे, लंच करने लगे, खाने लगे साथ में। तो दलित एंड क्या है, दलित वुमेन को क्या दिया गया, काम दिया गया, क्या है, एम्प्लॉयमेंट दी गई, कुक द फूड, यानी कि जो मिड डे मील का जो खाना है, जो कुक फूड जो है, कुक लंच जो बच्चों को मिलता था, वो किनके द्वारा बनाया था, दलित वुमेन के थ्रू बनाया जाता था।
जिससे कि है कास्ट सिस्टम को उन्होंने क्या किया, रिड्यूस किया इस स्कीम के थ्रू। इट हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट, जिसके कारण क्या है इस स्कीम के थ्रू जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनकी हंगर यानी कि उनकी भूख को मिटाया गया। ओके, हु ऑफन कम टू स्कूल, जो बच्चे वो बिना खाए पिए जो बच्चे स्कूल आया करते थे, बिना खाए पिए बिना लंच किए जो है घर जाते थे, जिसके कारण क्या होता है बच्चों को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे पढ़ाई पे। क्योंकि अगर आप ही समझ लो, अगर आप ही हैं, अगर बिना खाए पिए आप कोई काम करते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, आपको मन लगता है, नहीं लगता है ना। कॉन्सेंट्रेट के तरीके से हम क्या करते हैं, स्टडी पे पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं, कोई भी काम को ध्यानपूर्वक नहीं कर पाते हैं अगर हमें भूख लगी होती है तो, है ना, ऐसा ही होता है। तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए इन सब चीजों को सोचते हुए जो गवर्नमेंट है क्या लेकर आई, मिड डे मील स्कीम लेकर आई, जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आई, जिसके कारण जो है जो बच्चे खाली पेट पढ़ नहीं पाते थे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे, इस समस्या को भी इन्होंने हटा दिया। तो आप भी मुझे कमेंट में बताना कि क्या मिड डे मील जो स्कीम है वो बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट भी लेकर आई, क्या कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी लेकर आई। अगर लाई है, जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी आप में समझ में है, आपको जरूर कमेंट में करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ एमसीक्यू है जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम इसके कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, एनएमएमएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उस बेस पर जो है मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है आपके स्कॉलरशिप एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर बताना है हमें किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का, यानी कि इंडिया डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, उसका की फीचर बताना है बच्चों। तो फर्स्ट है आपका इनइक्वालिटी बिफोर द लॉ। क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में इनइक्वालिटी होता है लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के समक्ष जो है सभी लोग जो है इक्वल होते हैं या अनइक्वल होते हैं, क्लियर, यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। देन है रूल ऑफ अ किंग, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल ऑफ अ किंग होता है, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री यानी इंडिया में इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, या पावर ओनली फॉर रिच पीपल। आप एक इंडिया में रहते हो, है ना, इंडिया एक क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कल हमने ये डिस्कस किया था, जहाँ पे क्या है, कौन सा राइट दिया गया है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो देखो क्या है, इन तीनों इस चारों में से कौन सा आपका आंसर सही होगा। की फीचर हमें बताना है विशेषता बच्चों, क्या बताना है, विशेषता बताना है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स क्लियर। तो हमें बताना है एक लोकतांत्रिक भारत का क्या विशेषता है इन चारों में से, तो क्या है, राइट, तो ऑप्शन सी इज राइट, यानी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि जो भी हमारा जो इंडिया है, जो डेमोक्रेसी है, वहां पे क्या है, इक्वालिटी है, किसके समक्ष, कानून के समक्ष, क्लियर। सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ, यानी कि किस बेसिस पर जो है हमारा जो संविधान है वो मनाही करता है, किस चीज में जो है क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। देन एज, एजुकेशन, वेल्थ, देन लैंग्वेज, हाइट, वेट, स्किल, टैलेंट, हॉबीज, ये चार ऑप्शन है बच्चों। मुझे बताना है कि किन चीजों पर जो है हमारे इंडिया में क्या नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, भेदभाव नहीं कर सकते हम। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ऐसी क्वेश्चन बच्चों आपके जो एग्जाम होंगे, एनएमएमएस की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ऐसी क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं जो बेसिक है, ओके, जो कंपलसरी यानी कि रूप से आना ही आना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है किस चीज पर भेदभाव नहीं करता है। तो किस चीज पर भेदभाव नहीं करता है, रिलीजियन, यानी कि जो भी हमारा धर्म है, ठीक है, जो भी हमारा कास्ट है, चाहे हम मेल है, फीमेल है, चाहे हमारा जन्म स्थान कोई भी हो, तो इस चीज पे कोई भी हमारे, यानी कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे संविधान में बताया गया है कि हम रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन इज राइट, क्लियर। देन आपका है व्हिच ऑफ दीज स्कीम्स एम टू प्रमोट,
तो हमने अभी कौन सी स्कीम के बारे में पढ़ा है, मिड डे मील स्कीम के बारे में पढ़ा है, और उसका एम जो है प्रमोट करने का किसका था, जिसका होगा मिड डे मील स्कीम। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। 3 टॉपिक थे ना, फर्स्ट टॉपिक हमने क्लियर कर लिए, उसकी कुछ एमसीक्यू हमने किए। देन है सेकंड टॉपिक, इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। अदर डेमोक्रेटिक जो कंट्री है बच्चों, वहां पे क्या क्या इश्यूज का सामना करना पड़ा है, जो भी लोग थे वहां के जितने भी सिटीजन्स थे, कौन सी इक्वालिटी के सामने जो है कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा है। फॉर एग्जांपल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं बच्चों, कुछ अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो कि उनके एंसेस्टर्स को लेकर आया गया था, उनको स्लेव बनाया गया था, तो उनकी जो जनरेशन है वो वहीं पे पली बड़ी है, कहाँ पे, यूएसए में। तो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो कहाँ से, मेनली वो अफ्रीका के हैं, लेकिन स्टार्टिंग से वो लोग अमेरिका में रह रहे हैं क्योंकि उनके एंसेस्टर्स जो है स्लेव के माध्यम से वहां पे लेकर आए गए थे। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर बस रहे, जिसके कारण जो है उनको उनके साथ जो है, जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनके साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है? तो वो देखते हैं कैसे, हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जिससे कहां से लेकर आए गए थे, अफ्रीका से लाए थे, कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लीव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल। तो जो वहां पर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो उनके साथ क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको अनइक्वल माना जाता था। ठीक है? यानी कि यहाँ पे समानता नहीं थी। तो देखते हैं, देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s, 1950 के दशक से पहले जो भी मूवमेंट हुए, पुश फॉर इक्वल राइट, किसके लिए हुआ, किस चीज के लिए हुआ, इक्वल राइट्स के लिए हुआ, फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स, किसके राइट्स के लिए, अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए। Prior to this, African Americans were treated extremely unequally, यानी कि मूवमेंट से पहले जो है बच्चों, वहां के जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, अनइक्वली व्यवहार किया जाता था इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाइड इक्वालिटी। और किस चीज के लिए मनाही थी बच्चों, इक्वालिटी के लिए मनाही थी, समानता के लिए मनाही थी, थ्रू द लॉ, कानून के समक्ष जो है अमेरिकन एंड अफ्रीकन अमेरिकन जो है इक्वल नहीं हुआ करते थे, उन दोनों के पास इक्वालिटी नहीं थी, जितने भी राइट्स थे वो उनके पास नहीं थे, प्रिविलेज जो राइट्स थे वो किनके पास थे, अमेरिकन के पास थे। क्लियर? अच्छा, इस इमेज के थ्रू जो है एक मूवमेंट की जो स्टार्टिंग जो है वो हुई थी, वो हम देखेंगे। ये एक लेडी है बच्चों, जो जिनका नाम क्या है, रोज पार्क है। ठीक है? और उनका जो जीवन काल है ये 1913 से 2005 तक था। was a African American, ये जो लेडी है बच्चों, इनका नाम है रोज पार्क्स। ये कौन है, एक अफ्रीकन अमेरिकन है। ओके, इतना क्लियर? और उन्होंने क्या किया, वो थकी हुई थी बहुत, पूरे दिन काम करके, टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, यानी कि काम के कारण जो है पूरे दिन काम करके वो थकी हुई थी। She refused to give up her seat, और ने क्या किया, मना किया अपना सीट देने से, किसको, व्हाइट मैन को। ये क्या है, व्हाइट मैन है, he is अमेरिकन यानी कि इंग्लिश। इन्होंने क्या कहा कि तुम यहाँ से उठो भाई, तुम क्या हो, एक अफ्रीकन अमेरिकन हो, यहाँ क्या होना चाहिए, मेरा राइट है यहाँ सीट पे बैठने का, तुम उठो, तुम पीछे जाओ। तो उन्होंने क्या किया, जो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है पूरे दिन काम करके थक हार के जो आ रही थी बस में, उन्होंने क्या किया, अपनी सीट देने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। तो तब से क्या है, ये काम कब हुआ था, 1 दिसंबर 1955 में हुआ था। जब से जो है जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन है उनके अंदर क्या आया, करेज आया कि एक वुमेन जो है हमारे इधर की, यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो मना कर सकती है, तो हम लोग एकजुट होकर कोई आंदोलन, कोई मूवमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए। तो क्या हुआ, एक चिंगारी की तरह ये जो चीज है पूरे अफ्रीकन अमेरिकन में पहुंच गई, तो स्प्रेड हो गई, इस कारण जो है तब से जो है क्या हुआ, मूवमेंट चलाया गया ताकि उनको भी क्या दिया जा सके, उस कंट्री में इक्वल राइट दिया जा सके, इक्वालिटी दी जा सके। क्लियर? हर रिफ्यूजल दैट डे, उस दिन जब उन्होंने मना किया, started a huge agitation against the unequal, यानी कि unequal way in which
अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड, जिस तरीके से जिस माध्यम से जो है अफ्रीकन अमेरिकन ट्रीटेड किए जाते थे, उन्होंने क्या किया, उनके अंदर करेज आ गया, उन लोगों ने भी क्या किया, उसको स्टार्ट किया, विच कम टू बी नोन एज सिविल राइट मूवमेंट। और एक मूवमेंट का नाम दिया गया, एक मूवमेंट का रूप ले लिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिविल राइट मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर? जो ये सिविल राइट मूवमेंट है बच्चों, ये कब हुआ, 1964। ये डेट जरूर याद करना बच्चों, 1 मार्क्स एमसीक्यू में आ सकते हैं। प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रीजन, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। इसके माध्यम से किस चीज की मनाई की गई, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात की गई, किसके माध्यम से, सिविल राइट एक्ट जो 1964 में स्टार्ट हुआ। ओके, इट आल्सो स्टार्टेड दैट ऑल स्कूल शुड बी ओपन। इस राइट के थ्रू जो है बच्चों क्या हुआ, और भी चीजें लाई गई काम में, जो कि है जो इंग्लिश जो बच्चे थे, यानी कि जो यूएसए अमेरिकन के जो बच्चे थे और जो अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे थे बच्चों, उन दोनों का स्कूल एजुकेशन सब कुछ अलग हुआ करता था। उनकी टीचर्स, जो अमेरिकन जो बच्चे थे उनकी जो टीचर्स हुआ करती थी हाई क्वालिफाइड हुआ करती थी, उनको जो है स्कूल में हर तरह की फैसिलिटी दी जाती थी। लेकिन जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके पास जो है अच्छी से अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। वहाँ पे जो है जो भी स्कूल हुआ करती थी वो भी लो ग्रेडेड हुआ करती थी, गवर्नमेंट स्कूल में ही उनको जाना पड़ता था, जिसके कारण जो है उनकी जो एजुकेशन है बच्चों वो भी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती थी। लेकिन जब सिविल राइट एक्ट पास हुआ 1964 में, तो क्या किया गया, उन सभी बच्चों के लिए, अफ्रीकन अमेरिकन और अमेरिकन बच्चे के लिए जो पहले से सेपरेट स्कूल थी उसको हटाया गया और दोनों के लिए एक ही स्कूल का निर्माण किया गया, बनाया गया। It also started that all schools would be open to African American children and that they would longer have to attend separate schools specially set up for them. Clear? यानी कि जो सेपरेट स्कूल बनाया गया तो उनको हटाया गया और एक ही स्कूल बनाया गया दोनों के लिए। इस राइट के थ्रू, ये राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा राइट है, सिविल राइट एक्ट 1964 में पास किया गया। क्लियर? इनके जो मेन जो थे वो कौन थे, बच्चों, एक मार्टिन लूथर थे, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, ओके, सिविल राइट मूवमेंट में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ओके, तो फुल नेम है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। Which of the following is a common issue related to equality in United States? जो यूएसए है बच्चों, कौन सी कॉमन वहाँ पे क्या थी, कॉमन इशू थी इक्वालिटी के रिलेटेड? तो पहला है अनइक्वल एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, या बैन ऑन फ्री स्पीच। क्या है, काले गोरे का फर्क करते थे वो कलरिंग से, कि मैं तो गोरा हूँ, इट्स मीन मैं यूएसए का हूँ, तुम काले हो तो तुम कहाँ के हो, यूरोप, सॉरी ये अफ्रीकन के हो, यानी अफ्रीकन अमेरिकन हो तुम। तो किस चीज से भेदभाव होता था बच्चों, कलर के बेस पे होता था, तो इट्स मीन इसमें क्या होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच लॉ पास्ड in the USA in 1964 to end racial discrimination। जो racial discrimination इतने टाइम तक चला आ रहा था यूएसए में, वो कौन से एक्ट के थ्रू जो है 1964 में हटाया गया? इट्स अ सिविल राइट एक्ट, इक्वालिटी एक्ट, या फ्रीडम एक्ट। तो हमने क्या पढ़ा अभी, 1964 में कौन सा एक्ट पास हुआ था बच्चों, सिविल राइट एक्ट पास हुआ था, जिसके थ्रू जो है बच्चों हमारा जो यूएसए है उसमें जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाया गया। क्लियर? ये समझ में आया आपको? देन है who was an important leader in civil rights movement in the USA? नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो मैंने क्या बताया था, कौन सा लीडर था बच्चों सिविल राइट मूवमेंट में, कौन सा था, जल्दी सोचो, नेल्सन मंडेला थी या फिर महात्मा गांधी या मार्टिन लूथर किंग जूनियर? तो कौन होगा, मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी इज राइट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्लियर? नेक्स्ट है विच डॉक्यूमेंट इन यूएसए
गारंटीज यानी कि कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट है यूएससी की जो क्या करती है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ की गारंटी देती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए, सिविल कोड या इक्वालिटी एक्ट। तो कौन सा डॉक्यूमेंट है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। क्लियर। देन है आपका लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, जल्दी से देखते हैं। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, हमको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेसी, जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, है ना, कि आपको क्या मानना है, क्या आपको लगता है कि सचमुच में किसी भी कंट्री में पूरी तरह से डेमोक्रेसी है? तो जैसे मैंने बताया, नो कंट्री यानी कि ऐसी कोई कंट्री नहीं है बच्चों जहां पर सचमुच में जो है पूरी तरीके से क्या हो, कंप्लीटली डेमोक्रेसी हो। ठीक है। There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy. यहाँ पर जो है हर तरह की जो कम्युनिटी है, हर एक व्यक्ति जो है डेमोक्रेसी की जो क्या होती है आइडिया है उसको एक्सपेंड करने में लगी हुई है। And push for greater recognition of equality and exiting as well as new issue. Okay. Then has central to this is the struggle for recognition of the all person as equal and for their dignity maintained. Clear? Then है right to equality in our Indian constitution। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा जो राइट का कौन सा राइट है, इक्वालिटी का जो राइट है बच्चों को कहां से कहां तक है, आर्टिकल 42(18) में है। क्लियर। और आपका जो चैप्टर है इसमें आर्टिकल 15 का बताया गया है। तो देखो क्या कहता है हमारा आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोल रहा है, क्या करने की मनाही कर रहा है, ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि किसी भी तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। किन किन चीजों पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, रिलीजन पे, धर्म पे। ओके, यानी कि कोई भी धर्म का व्यक्ति सभी इक्वल होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग धर्म के व्यक्ति है तो हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। रेस, काला गोरा हो, कास्ट उसकी चाहे कोई भी हो, सेक्स यानी कि फीमेल या मेल हो, चाहे उसमें भी प्लेस ऑफ बर्थ चाहे उसका जन्म स्थान, जन्म चाहे किसी भी स्थान पर हुआ हो, हम उस चीज से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 हमें ये क्या दे रही है, ये राइट देती है। The state shall not discrimination, कोई भी राज्य क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती any citizen on the ground only of the religion, race, caste, sex and any of them. क्लियर। कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य जो है, कोई भी गवर्नमेंट जो है आपके साथ इंडिया में इन सब चीजों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। दिस इज सेड बाय आर्टिकल 15। ओके। सेकंड, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड, कोई भी व्यक्ति जो है आपस में भी इन सब चीजों के थ्रू जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। क्लियर। ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी के थ्रू भी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन विद रिगार्ड टू, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, किसी पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यानी कि पब्लिक जो भी चीजें हैं बच्चों, पब्लिक एक्सेस जो है, पब्लिक चीजों पे कोई भी किसी भी तरह के जो लोग आए तो उनके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाता। हम मना नहीं कर सकते कि तुम ये चीज का यूज मत करो, तुम उस चीज का यूज मत करो, क्योंकि ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन किसी भी लोगों पर नहीं लगाया गया है किसी भी पब्लिक चीजों का यूज करने से। क्लियर। द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, कोई भी वेल हो, कोई भी टैंक हो, बाथिंग घाट्स हो, रोड हो, ठीक है, places at public resort maintained wholly and partly out of state fund, जो भी चीजें स्टेट फंड्स के द्वारा बनाई गई है, पब्लिकली यूज के लिए बनाई गई है, उस चीज के लिए हम किसी भी लोगों के लिए, किसी भी तरह के लोगों के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक के लिए बनाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू, कोई भी व्यक्ति चाहे स्टेट हो चाहे व्यक्ति हो, हम भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये कौन बोलता है, हमारा आर्टिकल 15 बोलता है। क्लियर। आर्टिकल 15 हमें इन सब चीजों का राइट देता है, राइट टू इक्वालिटी
बच्चों, समानता का अधिकार हमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर? आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। कमेंट जरूर करना कि कौन सा आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, उसको मैं फिर से समझाऊंगी। क्लियर? देन क्वेश्चन देखो बच्चों, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट राइट टू इक्वालिटी, यानी कि जो इक्वालिटी का जो राइट है, जो समानता का जो अधिकार है बच्चों, अंडर विच आर्टिकल, यानी कौन से आर्टिकल में हमें क्या दे रखा है, राइट टू इक्वालिटी का राइट दे रखा है। आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 12 टू 14, आर्टिकल 20 टू 25 या आर्टिकल 30 टू 35। क्या होना चाहिए बच्चों इसका आंसर? आर्टिकल 14 टू 18। क्लियर? A option is right. Then what is the main challenge to equality in India? यानी कि हमारे इंडिया में इक्वालिटी से रिलेटेड क्या चैलेंज देखने को मिलता है? लिटरेसी रेट, कास्ट सिस्टम, गुड गवर्नेंस या इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबको पता है हम इंडिया देश में, भारत देश में रहते हैं, यहाँ पे क्या है, पहले से क्या चला आ रहा है, कास्ट सिस्टम चला आ रहा है, जो कि क्या करता है, इक्वालिटी के लिए चैलेंज के रूप में सामने आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कास्ट सिस्टम। इट इज द मेन चैलेंज टू इक्वालिटी इन इंडिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आती है, प्रोग्राम आती है, उन सब चीजों को हटाती जा रही है। काफी हद तक जो है कास्ट सिस्टम जो हमारे इंडिया में कम हो चुका है ना। Then है which of the following is the key feature of democracy? हमारे डेमोक्रेसी का की फीचर क्या है? रूल बाय अ सिंगल पर्सन, इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, अनइक्वल वोटिंग राइट्स। देखना है आपको पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगा। तो पॉजिटिव अगर देखें तो क्या है, इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन, यानी कि हमारे डेमोक्रेसी का मेन की फीचर क्या है बच्चों, इक्वल राइट दिया गया है हर एक नागरिक को। क्लियर? ऑप्शन बी इज राइट। तो इसी के साथ जो है हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर 7th क्लास का कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जितने भी हमने एमसीक्यू किए हैं आप उसे पढ़िए, समझ के करिए, और जो है मैं गारंटी देती हूँ अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं, अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं प्रॉपर वे में, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। ओके,